नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की, जिनकी आज चुनावी राजनीति में हो गई है एंट्री। आज पूरा सच में इसलिए पहला मुद्दा होगा, प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड से भर दिया है चुनावी पर्चा। और आज हम आपको बताएंगे आखिर वो एंगल है क्या जिसकी वजह से गांधी परिवार को सुरक्षित किला लगता है वायनाड। आज हम आपको बताएंगे वायनाड के वो आंकड़े जिनसे सारा सच, पूरा सच सामने आ जाएगा। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा, राहुल से प्रियंका तक वायनाड के चुनावी मैदान में कांग्रेस को क्यों चाहिए होती है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बैसाखी। आए दिन धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाली कांग्रेस आखिर केरल में जाकर क्यों बन जाती है सांप्रदायिक कही जाने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की दोस्त। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर क्या है केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास। क्या भारत का बंटवारा करवाने वाली मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की कोख से निकली है केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज आपको बताएंगे जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग के रिश्ते का पूरा सच। तो पूरे बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अपना पर्चा भर दिया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी अपने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 2024 के आम चुनावों में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने अपने गांधी परिवार की पारंपरिक कही जाने वाली रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट को छोड़ दिया था। राहुल के इस्तीफे के बाद अब वायनाड में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को हार और जीत का नतीजा सामने आएगा। और प्रियंका गांधी इस चुनाव में केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से मैदान में उतरी हैं। प्रियंका पर्चा दाखिल करने से पहले उनके रोड शो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। आज हम आपको पूरा सच में पूरे विस्तार से बताएंगे कि वायनाड के चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हमेशा से कितना बड़ा रोल रहता है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका रहती है और इसका इतिहास क्या है। वहीं हम आपको वायनाड और केरल की डेमोग्राफी के आंकड़े भी बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस इस सीट पर खुद को सुरक्षित क्यों महसूस करती है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि नामांकन भरने के बाद प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा में कहा कि जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया है, और ये वो राजनीति है जिस पर हमारा राष्ट्र बना था। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। This is the first time that I am campaigning for your support for myself. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. These are the values that moved my brother to walk 8,000 kilometers across India to conduct his yatra for love and unity. तो वहीं प्रियंका गांधी को चुनावी टक्कर देने उतरी बीजेपी की नाव्या हरिदास का भी जोश कम नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि वायनाड में अब की बार कांग्रेस विरोधी लहर है और जीत बीजेपी की ही होगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए वायनाड डिस्पोजेबल करी पत्ते की तरह है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में एक और यात्री जुड़ गया है और आधी आबादी को अब वो पूरा हक दिलवाएगा। तो आइए सुनते हैं प्रियंका के नामांकन पर किसने क्या कहा। Could see that it's just a Josh for a day, and soon after giving the nomination she'll be returning, and I think it's just a 7-day schedule for the program.
But the promise I could give us, I will be with the people of Wayanad for the upcoming 5 years. आधी आबादी पूरा हक होगा कुछ लोगों के लिए नारा प्रियंका गांधी के लिए जिद है। हम खुशकिस्मत हैं कि एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा और हम सबके अंदर जिद भरेगा, वो ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदलेगी। बाई इलेक्शन के लिए कवाड्रा का नाम मतलब एक और डायनेस्टी प्रोडक्ट का नाम आगे कर दिया है। वाह, जितनी आबादी उतना हक कहने वाली पार्टी भूल गई ये सब वादे नारे। अरे वहां पे जो आबादी है उसको देते ना टिकट, क्यों नहीं दिया? वहां पे आबादी को हक नहीं मिलेगा, परिवार को ही हक मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पारिवारिक कंपनी है, ये कोई पार्टी थोड़ी है, एक तो एक परिवार की जागीर है। तो वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा यूडीएफ की साझा उम्मीदवार है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक महत्वपूर्ण पार्टी है, वो भी इसमें शामिल है। और इसी वजह से प्रियंका गांधी के नामांकन से पहले हुए रोड शो में कांग्रेस और आईयूएमएल के वरिष्ठ नेता खुले वाहन में उनके साथ थे। तो उनके साथ चल रहे यूडीएफ कार्यकर्ता और समर्थक राहुल और प्रियंका के पक्ष में नारे भी लगा रहे थे। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हरे झंडे और कांग्रेस के तिरंगे भी रोड शो के दौरान दिखाई दिए। वहीं दो तरह के गुब्बारे भी नजर आए। आप देख सकते हैं कि कुछ गुब्बारे तिरंगे की थीम पर हैं, जो कांग्रेस के झंडे को प्रकट कर रहे हैं, और कुछ सिर्फ हरे रंग के नजर आ रहे हैं, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही हरे रंग वाले गुब्बारे रोड शो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मौजूदगी कितनी है, इसको साफ साफ दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि 2019 में राहुल गांधी के नामांकन में तो हरे रंग के झंडे छाए हुए थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे छाए हुए थे, जिसके बाद वायनाड में कांग्रेस उम्मीदवारों के रोड शो में हरे रंग के झंडे को लेकर खूब सियासत हुई। विपक्ष ने और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। और इसी से सीख लेते हुए जब अप्रैल 2024 में, यानी इसी साल, राहुल गांधी ने जब लोकसभा के लिए नामांकन भरने के लिए वायनाड में रोड शो किया, तो किसी भी पार्टी, ना कांग्रेस के ना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे से परहेज किया गया, वो नहीं लहराया गया। लेकिन प्रियंका गांधी के रोड शो के लगभग 2 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों ओर कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रंगों वाले गुब्बारे फिर से नजर आए। भले इनकी संख्या बहुत कम थी। आइए सुनते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हाली कुट्टी ने प्रियंका गांधी के नामांकन पर क्या कहा। Gandhi family can contest from anywhere from India. They can contest from Lakshadweep, Wayanad or UP. They have proved that. Last time they made big propaganda about Rahul ji. And what happened afterwards? He won from Raebareli also. Where is that argument went? They should be ashamed to say that again. तो बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही है कि राहुल हो या प्रियंका गांधी, वो वायनाड से इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वायनाड और उसके आसपास के पूरे इलाके में भरपूर मुस्लिम वोट बैंक है और इस वोट बैंक पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जबरदस्त पकड़ है। यही वजह है कि वायनाड और उसके आसपास के इलाके में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की मजबूरी है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि आखिर वायनाड, उत्तर केरला और पूरे केरल राज्य में मुस्लिम वोट बैंक कितनी ताकत रखता है। और सबसे पहले जानते हैं वायनाड का सच, पूरा सच आंकड़ों के साथ। तो वायनाड की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो यहां हिंदुओं की आबादी करीब 49% है, 49%। फिर उसके बाद मुस्लिम यहां करीब 29% हैं, 29%। वहीं ईसाइयों की आबादी यहां 21% है, 21%। यानी वायनाड में हिंदू जनसंख्या में सबसे ज्यादा तो हैं, लेकिन वो बहुमत में नहीं है, वो 49% है। और क्योंकि मुस्लिम और ईसाइयों का प्रतिशत अगर मिला दिया जाए तो ये 50% यानी 50% के आसपास हो जाता है। यानी बहुमत में यहाँ पर दोनों अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू समुदाय नहीं है। और वायनाड के बाद आइए बात करते हैं उत्तरी केरला की, जिसे मालाबार का इलाका कहा जाता है, क्योंकि वायनाड इसी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और केरल के कई मुस्लिम संगठन कई मौकों पर केरल को 2 हिस्सों में बांटकर एक अलग मालाबार राज्य बनाने की मांग करते रहे हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि यहाँ की मुस्लिम आबादी की बहुलता। उत्तर केरल की मुस्लिम जनसंख्या की अगर बात करें तो ये पूरे 6 जिलों में फैली हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है मल्लपुरम में, जो 70% है। और इसके बाद नंबर आता है कासरगोड का, जहाँ मुसलमानों की संख्या
करीब करीब 37% है। वहीं बारी आती है इसके बाद कन्नूर की, जहां 29% मुसलमान रहते हैं, और इसके अलावा कोझिकोड में 39%, वायनाड में जहां प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है वहां 29%, जैसा हम बता चुके हैं, और पलक्कड़ में 29% मुस्लिम आबादी है। तो जो उत्तरी केरला है वहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है, और वायनाड इसी का हिस्सा है। और केरल को लेकर कई जानकार कहते हैं कि यहाँ बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ना केवल हिंदू संगठन बल्कि और तो और केरल के कई ईसाई संगठन भी इसे मुद्दा बना चुके हैं। इनमें से तो कई का ये तक दावा है कि 2050 तक आते आते केरल एक मुस्लिम बहुल प्रदेश बन जाएगा। लेकिन ये सारे दावे अपनी जगह हैं, परंतु आंकड़े क्या बोलते हैं ये हमें देखना होगा। तो केरल की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े समझें तो आज़ादी के बाद 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ था, 1951 में जब पहली जनगणना हुई थी, तो केरल में मुस्लिम आबादी 17% थी। और वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में ये आबादी बढ़कर हो चुकी है 27%। और अभी 2021 की जनसंख्या की गणना अभी हुई नहीं है, उसके नतीजे आने बाकी हैं। तो 1951 से 2011 के बीच ये आबादी करीब करीब 10% केरल में मुसलमानों की बढ़ चुकी है, जबकि पूरे भारत में आज़ादी के बाद मुस्लिम का जो प्रतिशत है बढ़ोतरी का वो 4.4% ही रहा है। यानी 4.4% पूरे भारत में बढ़े, लेकिन केरल अकेले में 10% मुसलमान बढ़ चुके हैं। और जाहिर है केरल में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। आइए अब हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक केरल में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर सिर्फ और सिर्फ 2% थी, 2%। वहीं केरल में मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि दर है 13%। तो ये जो अंतर है 9% की दर ज़्यादा जो वृद्धि दर है मुसलमानों की, ये कुछ संगठनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। माफ कीजिएगा। तो केरल की जो मुस्लिम आबादी है उस पर सबसे बड़ा होल्ड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, जो केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। और वायनाड में प्रियंका गांधी इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव में उतरी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाया जाता है, और आगे हम इस कार्यक्रम में पूरा सच भी आपको इसका बताएंगे। लेकिन उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी किस तरह से बार बार इन धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर पार्टी का तमगा देते रहते हैं। राहुल गांधी ने जून 2023 में वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया था। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने तब क्या कहा था। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष इसलिए बताते रहे हैं क्योंकि केरल में कांग्रेस इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहारे चुनावी वैतरणी को पार लगाती रही है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पूरा सच क्या है। बात है 26 अक्टूबर 2023 की, जब कोझिकोड में इसी IUML के केरल अध्यक्ष सादिक अली शिहाब थंगल ने अपने भाषण में भारत सरकार पर हमेशा इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी इजराइल के साथ हाथ मिलाता है वो आतंकवाद का समर्थन करता है। यानी इजराइल को एक आतंकवादी देश बोलने की कोशिश की गई। और इसी रैली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता और विधायक MK मुन्नेर पर हमास आतंकियों की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर बलिदानी भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से करने के आरोप भी लगे। सोचिए, हमास के आतंकवादियों की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से की जा रही थी। और जुलाई 2023 में मुस्लिम लीग की युवा शाखा ने केरल के कासरगोड में एक रैली निकाली और हिंदुओं के खिलाफ भयंकर भड़काऊ नारे लगाए थे। और UDF सरकार के दौरान, जब केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो इस दौरान
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कोटे से केरल के जो शिक्षा मंत्री थे पीके अब्दुरब ने आधिकारिक आवास, जो उनका ऑफिशियल घर था, उसका नाम गंगा से बदलकर ग्रेस कर दिया था। ये गंगा जमनी तहजीब है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। उन्होंने ये भी कहा था कि क्लास में जो लड़के लड़कियां को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, अलग अलग क्लासेस होना चाहिए लड़के लड़कियों की। और 2015 में मुस्लिम लीग ने अपने मंत्रालय से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में दीपक जलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार दीप प्रज्वलन इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। वहीं फरवरी 2013 में एक मुस्लिम लीग के एक नेता ने केरल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में मुस्लिम सदस्यों के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग की, जिससे विवाद खड़ा हो गया था और उसे सांप्रदायिक आधार पर शिक्षा नीति को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देखा गया। तो यह है केरल की IUML, जिसे राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बताते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता बार बार कहते हैं कि उनकी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो जो है और जो पाकिस्तान बनाने वाली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है उसमें कोई रिश्ता नहीं है। आज हम पूरे तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इसका पूरा सच जानेंगे, और इस पूरे सच को जानने के लिए हमें चलना होगा आज़ादी के पहले के दौर में। दरअसल 40 के दशक की शुरुआत में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को ताकतवर बनाने की मुहिम चलाई, तो उन्हें पूरे दक्षिण भारत में ज़बरदस्त कामयाबी मिली। तब इस इलाके को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जिसमें केरल भी शामिल था। और आज़ादी से ठीक पहले 1945-46 में संविधान सभा और प्रांतीय असेंबलियों के पूरे देश में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में मद्रास प्रेसिडेंसी में 28 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थीं। ये रिजर्व सीटें इस तरह से थीं कि जिन पर मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे, और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी मुस्लिम मतदाताओं को था। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिमों द्वारा मुसलमानों का चुनाव होना था। इस चुनाव में रिजर्वेशन की प्रक्रिया ये थी। और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो मुस्लिम 28 रिजर्व सीटें थीं, उन सभी पर 28 की 28 पर मुस्लिम लीग जीती। और वहीं संविधान सभा यानी केंद्रीय असेंबली के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थी, जिनमें सभी 3 सीटें मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जीती। तो ये वो चुनावी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जड़ें मुस्लिम लीग की केरल में और साउथ इंडिया में कितनी गहरी थी। और संविधान सभा में मद्रास प्रेसिडेंसी से जिन्ना की मुस्लिम लीग के जो 3 उम्मीदवार जीते, उनमें से 2 लोग बहुत खास थे जिन्ना के। पहले थे केरल के मल्लापुरम इलाके से चुनाव जीतने वाले बी पोकर साहिब बहादुर, और दूसरे थे M मोहम्मद इस्माइल। इन दोनों का संबंध आज के केरल से था, और ये दोनों ही जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। जिन्ना इन दोनों को दक्षिण भारत में अपनी 2 आंखों के समान मानते थे। अगर आपको लग रहा है कि देश का बंटवारा होने के बाद जिन्ना के ये दोनों चेले जिन्ना के पास पाकिस्तान चले गए होंगे, तो आप गलत हैं। ये दोनों ना केवल बंटवारे के बाद भारत में ही रहे, बल्कि इन्होंने एक बार फिर जिन्ना की मुस्लिम लीग को भारत में फिर से जिंदा कर दिया, जिसे आज आप लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। असल में आज़ादी के महज 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को M मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर बहादुर साहिब ने मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक बैठक की। और ये बैठक जो थी वो मद्रास, आज के जो वर्तमान में जिसे हम चेन्नई कहते हैं, उसके राजाजी हॉल में हुई। इस बैठक में दक्षिण भारत की मुस्लिम लीग के वो सभी बड़े नेता शामिल थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ एक विधायक मुस्लिम लीग का जो दक्षिण भारत से चुन के आए थे, अब्दुल सेठ, वो सिर्फ पाकिस्तान गए। इसके अलावा सारे जो 27 विधायक थे 28 में से, वो भारत में ही रहे, और तीनों जो संविधान सभा के मेंबर थे वो भी भारत में ही रहे। और 10 मार्च 1948 को भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया, और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के आगे इंडियन यूनियन लगा दिया गया। और M मोहम्मद इस्माइल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए, और उन्हें नाम दिया गया कायदे मिल्लत, यानी देश के नेता। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास का ये पूरा सच यहीं समाप्त नहीं होता है। आपको कांग्रेस की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल का एक सच और बताना जरूरी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन करने से पहले मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान की तरह केरल को भी एक अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की, और उस देश का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया था मोपलिस्तान।
मोहम्मद इस्माइल की ये मांग प्रकाशित हुई थी मुस्लिम लीग के मुखपत्र माउथपीस डॉन में, और वो तारीख थी 18 जून 1947, यानी 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा होती है। उसके 15 दिन बाद डॉन में छपी इस खबर को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इस पर मोहम्मद इस्माइल के हवाले से लिखा गया है, उसे ध्यान से सुनिए। डॉन की खबर के मुताबिक मद्रास प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने एक अलग मुस्लिम देश मोपलिस्तान बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि मोपला मुस्लिमों की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वे अरबों के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और उनका रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। और मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला मुसलमान हैं, और यह इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है, लिहाजा इसे एक अलग देश बनाया जाए। तो ये ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद इस्माइल खान, उनके ये विचार थे। तो सोचिए, केरल में अलग मुस्लिम राष्ट्र मोपलिस्तान की मांग करने वाले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आज़ादी के बाद एक बार राज्यसभा सदस्य तो 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते। वहीं पार्टी में उनके सबसे बड़े साथी बी पोकर बहादुर साहिब तो 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। और केरल की मुस्लिम लीग आज भले ही खुद को जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग बताती हो, लेकिन जिन्ना की तरह ही उसका भी पूरा इतिहास जिन्ना जैसा ही रहा है। वो कभी कांग्रेस तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थामती रही है। और 1957 में केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नंबूदरीपाद की वामपंथी सरकार का साथ दिया, और नंबूदरीपाद की सरकार गिरने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1960 में कांग्रेस से हाथ उसने मिला लिया। और फिर जिन्ना के करीबी रहे KM सेठी नाम के एक नेता को 1960 में केरल विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। 1960 तब तक जवाहरलाल नेहरू जीवित थे, कांग्रेस चला रहे थे। और इसके बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी का दौर था, तब केरल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। 1979 में कांग्रेस के समर्थन से मुस्लिम लीग के नेता CH मोहम्मद कोया केरल के मुख्यमंत्री बने। CH मोहम्मद कोया का नाम आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि इन मोहम्मद कोया साहब का इतिहास क्या था। मोहम्मद कोया ने 1945 में भारत की आज़ादी के पहले कालीकट में मुस्लिम लीग के जो नेता थे लियाकत अली खान का ज़बरदस्त स्वागत किया था। और लियाकत अली खान 1947 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। और मोहम्मद कोया 1947 में मुस्लिम लीग की जो मलयाली मुखपत्र था उनका चंद्रिका, उसमें बड़े पद पर काम करते थे। और पूरा सच में अभी हम वक्त ले हैं एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि 45 साल पुरानी वो खबर जो उस दिन पूरे देश की हर अखबार के फ्रंट पेज की हेडलाइन बनी थी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक के पहले हमने आपको बताया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कैसे कांग्रेस के समर्थन से सरकार में शामिल हुई, और 1979 तक आते आते कोया साहब जो उसके नेता थे वो केरल के मुख्यमंत्री बन गए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं 45 साल पुरानी वो खबर जो उस दिन पूरे देश के हर अखबार के फ्रंट पेज की बैनर हेडलाइन बनी थी। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का 11 अक्टूबर 1979 का अंक।
इसके फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता CH मोहम्मद कोया की तस्वीर। इन्हें कांग्रेस के समर्थन से केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया था और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन में लिखा था कि कोया इज द CM, कांग्रेस सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। तो सोचिए, जो कोया आज़ादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता थे, जो आज़ादी से पहले कालीकट में लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, उनका स्वागत करते थे, जो आज़ादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग की मलयाली मुखपत्र चंद्रिका में काम करते थे, वो CH मोहम्मद कोया कांग्रेस के समर्थन से केरल के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मोहम्मद कोया की सोच में बदलाव नहीं हुआ। वो मुस्लिम कट्टरपंथी सोच का बचाव करते रहे और उसका सबूत मिलता है उनके एक इंटरव्यू में, जो 30 नवंबर 1979 को मोहम्मद कोया ने इंडिया टुडे मैगजीन को दिया था। इस इंटरव्यू में कोया ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन और बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन अलग अलग होते हैं। हम अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक तो कहीं भी अधिकार जमा सकते हैं। उन्हें सांप्रदायिक संगठनों की जरूरत ही क्या है। तो ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कोया साहब के विचार। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।